हेलो नमस्कार, मैं हूं आशीष और मैं आपका वेलकम करता हूं भारत फर्स्ट पे। भारत को मिल सकते हैं 114 नए रफाल जेट्स, 2 लाख करोड़ का ये एक मेगा डील होने वाला है। साथ ही साथ भारत में एक बहुत बड़ा डिबेट हो चुका है कि भाई ऑपरेशन सिंदूर के बाद और जिस तरीके से ये अपने नेटवर्क्स बनाते हैं, भारत में ब्लास्ट की धमकियां देते हैं, भारत की सिटीज में आरडीएक्स पकड़ा जाता है, स्पाई नेटवर्क बनाते हैं, क्या उसके बाद हमें इनके साथ सोचना भी चाहिए? क्रिकेट, हॉकी, बॉलीवुड, गाने, चूचू मूचू, क्या हमें ये सब चलाना चाहिए पाकिस्तान के साथ? इसके साथ अल जजीरा बदनाम करने के लिए आर्टिकल्स देखिए कैसे लिखता है, समझ आना चाहिए आपको। इंडियाज मोदी विजिट मणिपुर स्टेट 2 years आफ्टर एथनिक क्लैशेस। सबसे बड़ी खबर यह है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी भारत के ईस्ट, भारत के नॉर्थ ईस्ट के विजिट पे हैं। मणिपुर, मिजोरम, असम, वेस्ट बंगाल, फिर बिहार, इन सारे लोकेशंस पे प्राइम मिनिस्टर मोदी जा रहे हैं। 3 दिन की विजिट है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली मणिपुर, ये हमारी की स्टोरी है, इसे बहुत ध्यान से आपको समझना पड़ेगा। बट ये जो भारत और अमेरिका के बीच में रिश्ते खराब हुए थे, उसके ऊपर एक एक्सप्लोसिव क्लेम आया है कि पीटर नवारो, ये निकम्मा बुढ़ा आदमी, आ, मैं कहूंगा सठियाए हुआ आदमी, पीटर नवारो ट्राई टू स्टार्ट फाइट बिटवीन ट्रंप एंड पीएम मोदी। ये किसका कहना है? दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ एक्स नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। बोल्टन साहब कह रहे हैं कि भाई ये जान के लड़ाई लगाना चाहता है भारत और अमेरिका के बीच में, बार बार ट्रेड, टैरिफ, महाराजा महाराजा, टैरिफ, ये सारे शब्द बोलता है ताकि भारत और अमेरिका के बीच में जो स्ट्रेटेजिक संबंध हैं वो खराब हो सके। इसी के साथ ट्रंप ने बहुत अच्छा ऑलिव ब्रांच बढ़ाया प्राइम मिनिस्टर मोदी की तरफ, बट इसके साथ ये नेगोशिएट कर रहे हैं, नेगोशिएट करते करते थ्रेट भी दे रहे हैं। G7 को यूएस अर्ज करता है कि भाई सैंक्शन लगा दीजिए भारत के ऊपर और चाइना के ऊपर। हर वो कंट्री जो रशियन ऑयल ले रही है, अपनी बात नहीं करेंगे, यूरोप की बात नहीं करेंगे। G7 सही बोल रहे हैं कि सैंक्शन लगाइए चाइना और इंडिया पे, एज इफ ये सारे डॉलर्स जो पास हो रहे हैं, सारे यूरोस जो व्लादिमीर पुतिन को जा रहे हैं, ये सब इंडिया से आ रहे हैं। इसके साथ एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट ट्रेंड शुरू हो रहा है और ये न्यूज़ उन सारे पेरेंट्स के लिए, उन सारे बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जो कहीं ना कहीं अपना करियर भारत के बाहर देख रहे हैं। अगर आप भारत के बाहर जा रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, आप 9th क्लास, 10th क्लास, 11th, 12th, इंजीनियरिंग कहीं पे भी है, ये कहानी आपके मतलब कहीं पे गला काट रहे हैं, कहीं पे दुष्कर्म करके उसके बाद बोल रहे हैं गो बैक टू योर कंट्री, तो ये ट्रेंड बहुत खराब है। इसके ऊपर मैं कहूं अब जितनी चर्चा कर लें उतनी कम है, क्योंकि दुनिया भर में भारत के बच्चे पढ़ने जाते हैं और यहाँ पे इंडिया को अपनी पॉलिसीज, ये जो ब्रेन ड्रेन हो रहा है और सो कॉल्ड ये जो हेट क्राइम्स बढ़ रहे हैं इंडियंस के अगेंस्ट, ये एक बिल्कुल अनफॉर्चुनेट ट्रेंड बनता जा रहा है। सबसे पहली कहानी, सबसे शॉर्टेस्ट कहानी, पीटर नवारो ट्राई टू स्टार्ट फाइट बिटवीन ट्रंप पीएम मोदी। ये कोई और नहीं कह रहा, ये बोल्टन साहब कह रहे हैं पिछले एनएसए। और सबसे इंपॉर्टेंट कहानी ये है कि भाई ट्रंप ने एक ऑलिव ब्रांच बढ़ाया, जो भाई यहां अपकमिंग एम्बेसडर है सर्जे गोर, जो कि ट्रंप का एक लॉयलिस्ट है। ये भी कह रहा है कि भाई बहुत तारीफ की भारत की, बहुत तारीफ की प्राइम मिनिस्टर मोदी की। और फिर ट्रंप और प्राइम मिनिस्टर मोदी और बेसिकली दोनों कंट्रीज आपस में नेगोशिएशंस मैं कहूंगा अंडरवे है। बट इसके बीच में एक्सप्लोसिव क्लेम कि जो स्ट्रैटेजिक रिलेशनशिप है भारत अमेरिका की, उसको डिरेल करने का एक बहुत अच्छा जरिया ढूंढा है पीटर नवारो ने। पीटर नवारो जब भी ऐसी कोई मीटिंग होती थी, उस मीटिंग में मान लीजिए क्वाड की बात हो रही हो, चाइना की बात हो रही हो, एक साथ मिलकर चाइना को काउंटर करने की बात हो, एक दूसरे को इकोनॉमिकली बोस्टर करना हो, एसेंशियली इंडिया में इन्वेस्टमेंट लाना हो, इंडिया में मैन्युफैक्चर लाना हो, जब ऐसी बात होगी तो नवारो हमेशा एज एन एडवाइजर, एज अ काउंसलर टू ट्रंप, यह बूढ़ा सठाया हुआ आदमी सफरिंग फ्रॉम डिमेंशिया बार बार एक ही शब्द रिपीट करता रहता है कि भाई इंडिया इज महाराजा और टैरिफ। और भाई इसको बहुत ट्रोल किया जा रहा है ट्विटर पे, दिन रात 1.5 GB पर डे वाले बच्चे इनके पीछे पड़े हुए हैं, बुरी तरीके से ट्रोल किया है। और ऐसी देश सेवा सारे बच्चों को करनी चाहिए, सबको मिलके ऐसे जो भी एंटी इंडिया आवाज है, चाहे वो भारतीय हो जो जर्मनी में रह रहा हो, ऑस्ट्रिया में, पोलैंड में, कहीं पे भी रह रहे हो, इनको ढूंढ ढूंढ के इनको समझाइए, इनकी एग्जैक्ट स्थिति इनको समझ आनी चाहिए। जनरली ऐसे लोग
पाकिस्तान और बांग्लादेश के क्रम्स पे, ब्रेड क्रम्स पे पल रहे होते हैं इन द इनिशियल ईयर्स। बाद में ये वेस्टर्न एजेंसीज के लिए काम करने लगते हैं, ये बोल के कि देखिए हम इंडिया में माहौल बना सकते हैं। मेजॉरिटी ऑफ इंडियंस इन्हें इसलिए देखते हैं ताकि ये समझ सके इनमें इतनी विशियस, इतनी वाइल्ड टेंडेंसीज कहां से आई हैं, क्या लॉजिक लगा के ये भारत को गाली देते हैं। और कहीं पॉलिटिकल पार्टी और प्राइम मिनिस्टर को गाली देते देते क्या ये इंस्टीट्यूशंस, क्या ये आर्म्ड फोर्सेस को गाली देने पे भी आपको इंसाइट करते हैं, और क्या ये इनडायरेक्टली एक माइंड बन चुके हैं लोगों को इंसाइट करने वाले। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं क्योंकि ये ट्रेंड्स श्रीलंका में, बांग्लादेश में, नेपाल में स्पेसिफिकली देखे गए। इसके साथ एक बहुत वरिंग ट्रेंड, भारत के ऊपर क्या और टैरिफ लग सकते हैं, क्या सैंक्शंस की भी बात हो सकती है, क्या कुछ कंपनीज पे सैंक्शन लगेंगे। क्योंकि आज ही मैंने न्यूज देखा कि अदानी पोर्ट्स ने उन सारी सैंक्शनड कंपनीज के जो शिप्स हैं उसको बर्थ करने से डिसअलाउ कर दिया कि भाई आप हमारे पोर्ट्स पे मत आइए, क्योंकि नेचुरल सी बात है हर वो कंपनी के ऊपर मैं कहूंगा नेक्स्ट लेवल ऑफ स्क्रूटिनी होना शुरू हो जाएगी जो भी इनको मदद करेगी। तो कोई भी कंपनी ये नहीं चाहेगी कि ऐसी सैंक्शनड कंपनीज के साथ बिजनेस करे। बट आप सोचिए ये बहुत अनफॉर्चुनेट है गिवन दैट यूरोप इज इंपोर्टिंग मोर ऑयल फ्रॉम रशिया, ऑयल एंड गैस। और ये बहुत पुरानी कहानी है, ये फैक्ट चेक्ड है। बट G7 पे प्रेशर बना रहे हैं, साथ ही साथ नेगोशिएट भी कर रहे हैं। सबसे पॉजिटिव न्यूज जो आज मतलब दिल खुश कर देने वाली न्यूज है, मेड इन इंडिया, इंडिया मूव्स टुवर्ड्स रिकॉर्ड 2 लाख करोड़ डील फॉर 114 रफाल जेट्स, डिफेंस मिनिस्ट्री बिगिंस रिव्यू ऑफ आईएएफ प्रपोजल। तो इंडियन एयरफोर्स ने 2-2 कह दिया है, 114 एक्स्ट्रा रफाल जेट्स चाहिए। इसका मतलब एक चीज बिल्कुल क्लियर है, वो सारे आर्टिकल्स जो आर्टिकल्स लिखे जा रहे थे रफाल लेने से पहले, फिर सुप्रीम कोर्ट में कुछ पिटिशंस गए थे कि रफाल में करप्शन हुआ है, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील में करप्शन हुआ है, ये रफाल को डिफेम कर रहे थे। उसके बाद तुर्की, चाइना, मल्टीपल कंट्रीज रफाल के पीछे पड़ी। कुछ लोगों को अपने वेपन्स बेचने थे, कुछ लोगों को अपने कॉम्पिटिटर को डिफेम करना होता है। ये सारी पोल पट्टी इस चीज से खुल जाती है कि इंडियन एयरफोर्स डायरेक्टली कह रही है कि हमें और रफाल चाहिए, और 4 रफाल नहीं चाहिए, 10 रफाल नहीं चाहिए, 114 चाहिए। ये 12, 24, 36 की बात नहीं हो रही। डिफेंस मिनिस्ट्री इज इवैल्यूएटिंग द इंडियन एयरफोर्स प्रपोजल टू प्रोक्योर 114 मेड इन इंडिया रफाल जेट्स वर्थ ओवर 2 लाख करोड़ विद 60% इंडिजिनस कंटेंट। अप्रूवल पाइपलाइन ये है कि भाई डिफेंस प्रोक्योरमेंट बोर्ड जैसे ही इसे क्लियर करेगा, ये डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल में जाएगा, और इससे आपकी जो ओवरऑल फ्लीट स्ट्रेंथ है ऑफ रफाल 176 तक पहुंच जाएगी। आपने रफाल ले रखे हैं, रफाल मरीन्स के ऑर्डर दे दिए हैं, और अगर ये डील क्लियर हो जाता है तो ये इंडियन इंडस्ट्रीज के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ ऑपरेशन सिंदूर में एक ऑपरेशनल एज मिला रफाल के कारण, और पर्टिकुलरली इसका जो स्पेक्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट है, ये PL-15 जो मिसाइल्स हैं, फेम्ड मिसाइल, चाइनीज कबाड़ी मिसाइल्स, इनके अगेंस्ट ये काफी घातक साबित हुए हैं। जिस तरीके से S-400 आउटशाइन कर रहा है, रशियन ऑयल आउटशाइन कर रहा है, ये भी एक एनिमी है, S-400 भी एनिमी है। S-400 जो लेता है उसे वेपन सिस्टम मिलना बंद हो जाते हैं, उसे जेट इंजन्स में डिले फेस करने पड़ते हैं। मैं भारत की बात कर रहा हूं, LCA तेजस की इंजन्स देख लीजिए। सब चाहते हैं कि आप ऑफ द शेल्फ एक बड़ा ऑर्डर प्लेस कर दें गोरों को, और उसमें एक परेशानी हो रही है क्योंकि फ्रांस के पास जा रहा है ऑर्डर, और जिसे चाहिए उसे मिल नहीं रहा। एक बहुत बड़ी कंपनी है जिसे ये ऑर्डर चाहिए। दसॉल्ट टू सेट अप M88 इंजन MRO फैसिलिटी, तो मेंटेनेंस, रिपेयर, ओवरऑल की फैसिलिटी हैदराबाद में सेटअप होनी है। टाटा लाइकली टू हैंडल प्रोडक्शन कॉम्प्लीमेंटिंग इंडियन एयरफोर्स Su-30 MKI, LCA MK1, LCA तेजस, और साथ ही साथ जो 5th जनरेशन फाइटर जेट की बात है, ये सारी मैं कहूंगा नो हाउ, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, माइल्ड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर्स, और प्रोडक्शन लाइंस, इंजीनियरिंग डिटेल्स, ये सब कुछ आपको नो हाउ में मिलता है। एंड दिस क्रिएट्स अ इकोसिस्टम। और जब भी ऐसे प्रोडक्शन होते हैं तो बहुत सारी एंसिलरी इंडस्ट्रीज एग्लोमरेशन इफेक्ट में क्रिएट होती हैं, विच क्रिएट्स इट्स ओन डिफेंस इकोसिस्टम। पर्टिकुलरली आप समझ लीजिए कि फाइटर जेट की अगर आपको ऐसी इकोसिस्टम चाहिए तो आपको ऐसे बड़े बड़े ऑर्डर देने ही पड़ेंगे। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज ऑफ टुडे, प्राइम मिनिस्टर मोदी टू विजिट मिजोरम, मणिपुर, असम, वेस्ट बंगाल, बिहार फ्रॉम 13th to 15th सितंबर। और प्राइम मिनिस्टर मोदी पहुंच जाते हैं मणिपुर, और मणिपुर के बाद ये मिजोरम भी जाते हैं। कुछ इमेजेस मैं आपको दिखाना चाहता हूं। इमेजेस टेल्स यू अ लॉट ऑफ स्टोरीज।
इसके पीछे, इस इमेज को पोस्ट करने के पीछे आप सोच रहे होंगे कि इसमें बीजेपी के व्यूज आएंगे, प्राइम मिनिस्टर मोदी के व्यूज आएंगे। नहीं, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक मैसेजेस। ईस्ट में जो गेम हो रहा था भारत के अगेंस्ट, अगर आप मुझे कनेक्टिंग डॉट से जानते हैं, आप मुझे स्टडी आईक्यू से जानते हैं, तो ये कहानियां आप बिल्कुल बिल्कुल बहुत पुराने टाइम से जानते हैं कि भारत के अगेंस्ट कैसे गेम्स हुए हैं, भारत के ईस्ट में, भारत के नॉर्थ ईस्ट में क्या हुआ है बांग्लादेश में। और इसीलिए मिजोरम में जाना, वहां पे रेल लाइन का इनॉग्रेशन करना, ऐसी इमेजेस पोस्ट करना, इट टेल्स यू अ स्टोरी। भारत के झंडे लेके मणिपुर के आम नागरिक रोड पे वेलकम करने खड़े थे, भव्य स्वागत कर रहे थे। इसका मतलब धीरे धीरे गवर्नर रूल में कोशिश की जा रही है कि पीस एंड ट्रैंक्विलिटी मेंटेन हो। और ये बिना असम राइफल्स के, इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के, सारे, मैं कहूंगा मणिपुर पुलिस हो गई, उनकी जितनी भी स्पेशल फोर्सेस उस रीजन में काम कर रही हैं, मल्टीपल ऑक्सिलरी यूनिट्स काम कर रही हैं, मल्टीपल इंटेलिजेंसीज काम कर रही हैं, सबका एक कंबाइंड, एक जॉइंट एफर्ट है। एडमिनिस्ट्रेशन बहुत मेहनत कर रहा है इस टाइम में सारी चीजों को काम डाउन करने के लिए, क्योंकि जो पैशनेट लोग होते हैं, एंड आई बिलीव कि भारत के जो आमतौर पे आप हिल्स के लोग देखें, कहीं पे भी हिल्स के इलाके देखें, नॉर्थ ईस्ट के देखें, हिमालयस के देखें, दे आर एक्सट्रीमली पैशनेट, एक्सट्रीमली हार्ड वर्किंग पीपल। और जब वो किसी चीज पे, अगर उनका एंगर भी कहीं पे दे बिकम पैशनेट अबाउट अ इशू, और एंगर आ जाता है उस चीज में, तो उसे शांत करना बहुत जरूरी हो जाता है। और अगर शांत ना किया जाए तो ऐसे स्टेट्स जल जाते हैं। बट सबसे बड़ा गेम ये था कि मणिपुर को जलाने वाले लोग, हो सकता है आपस में लोग एथनिक रीजंस के कारण लड़ रहे हो, बट जलाने वाले लोग बाहर के हैं। याद रखिएगा, इसे अंडरलाइन कर लीजिएगा। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, कोई भी समय हो, कोई सा भी ईयर हो, इसे बार बार फैक्ट चेक करते रहिएगा। एंड में आपको समझ आएगा इट वाज अ प्योर ड्रग सिंडिकेट। ये सेम काम कोलंबिया में हुआ है, अफगानिस्तान में हुआ है, जहां पे भी पाउडर है वहां पे इंट एजेंसीज हैं, और वो खूब अच्छे से ये सप्लाई चेन्स बनाती हैं ताकि यहाँ के जो ऑपरेशंस हैं ये सेल्फ फंडिंग हो जाएं। जिस तरीके से माओइस्ट रीजन्स में तेंदू पत्ते का बिजनेस होता है, फिरौती, रंगदारी, वसूली चलता है, जिस तरीके से गुंडा राज, ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल्स ये पैसे बनाते हैं, इससे टेररिज्म भी पनपता है, उसी तरीके से भारत के नॉर्थ ईस्ट में पाउडर को पंप किया जाता है और इसी पैसे से वहां पे ऑपरेशंस कराए जाते हैं ताकि बाहर से ज्यादा पैसे लाने की जरूरत ना हो। और इसी से कमाए गए पैसे से आसपास के रीजन से स्मगल करके आर्म्स लेके आए जाते हैं और लोगों को लड़ाया जाता है। कभी मैती वर्सेस कुकी कराया जाएगा, कभी मैती वर्सेस नागा कराया जाएगा, कभी कुकी वर्सेस नागा कराया जाएगा। तो एसेंशियली मणिपुर के लोगों को आज मैच्योर होकर यह समझना पड़ेगा, वी आर ऑल ब्रदर्स, वी शुडंट फाइट। और हाँ, नोटोरियस एलिमेंट्स सारे ग्रुप्स में, सारी एथनिसिटीज में, सारी स्टेट्स में, हर जगह आपको ऐसे नोटोरियस क्रिमिनल एलिमेंट्स मिलेंगे जो कि सोसाइटी को पेनिट्रेट कर देते हैं, जस्ट लाइक नेपाल। और वहां पे वो आगजनी करते हैं, मोलोटोव कॉकटेल्स फेंकते हैं, आर्मरीज लूटते हैं, एक दूसरे पे फायर करते हैं ताकि वायलेंस चलता रहे, क्योंकि वायलेंस से बनती है कॉन्फ्लिक्ट इकोनॉमी, और कॉन्फ्लिक्ट इकोनॉमी से जो पापा होते हैं, जो ये सारे सिस्टम्स को क्रिएट करते हैं, वो बहुत ज्यादा पैसे कमाते हैं और फिर मिलते हैं उनको बड़े बड़े डिफेंस ऑर्डर्स। सोचिए, अगर मैंने 2 लाख लोगों के हाथ में बंदूक थमा दी तो फिर आपकी सरकार को एक्शन लेना पड़ेगा, और एक्शन लेने के लिए उनको चाहिए एडवांस वेपन्स। तो एंड में कॉन्फ्लिक्ट इकोनॉमी का एंड प्रोडक्ट ये है कि वो खुद से चलते रहना चाहिए, और इसका एंड गोल सिर्फ एक है, बड़े बड़े ऑर्डर्स, और ये ऑर्डर्स चलते रहें जिस तरीके से यूक्रेन को एड मिलता है। तो ये इमेजेस देखिए, दीज इमेजेस दे गिव यू ह्यूज अमाउंट ऑफ स्ट्रेंथ। ये आपको बहुत खुशी देंगी कि भाई फाइनली पीपल आर कमिंग आउट, फाइनली प्राइम मिनिस्टर का जाना, इट इज अ सिंबल ऑफ स्ट्रेंथ। सिंपल सी बात है, इट इज अ सिंबल ऑफ कॉन्फिडेंस। इट इज ऑल्सो रिपोजिंग ट्रस्ट, कॉन्फिडेंस ऑन द एडमिनिस्ट्रेशन। वो लोग जो 2 साल से निरंतर काम कर रहे हैं, एलिगेशंस फेस कर रहे हैं लेफ्ट राइट एंड सेंटर। कोई बोल देता है कि असम राइफल कुकीज के साथ है, कोई बोल देता है मणिपुर पुलिस मैतीस के साथ है। ये कितना अनफॉर्चुनेट होगा किसी ऑनेस्ट सर्विसमैन के लिए, जो वहां पे साफ सफाई करने गए हैं, जो वहां पे पीस एंड ट्रैंक्विलिटी मेंटेन करने गए हैं, जो वहां ऑपरेशंस कर रहे हैं। एंड दीज आर सीरियस स्टफ। ये हम घर में बैठ के ये बातें करते हैं। थिंक अबाउट द पीपल हु आर एसेंशियली टेकिंग द रिस्क ऑफ देयर लाइव्स। Think about it. Prime Minister Modi inaugurates Mizoram's first railway line, flags off राजधानी एक्सप्रेस। अब याद रखिए, मिजोरम क्यों इंपॉर्टेंट है। एक तो एज है,
पास में म्यांमार है, पास में बांग्लादेश है और यहाँ पे जो गवर्नर साहब हैं वे पिछले आर्मी चीफ रहे हैं। कुछ तो कारण होगा कि एक्स आर्मी चीफ को आप ऐसे रीजन में भेजिएगा। मिजोरम गवर्नर फ्लैग्स रेफ्यूजी आइडेंटिफिकेशन ड्रग ट्रैफिकिंग। ओहो, डायरेक्टली आपको कंसर्न्स आ गए। मैं इलीगल्स को ले आऊंगा, कॉन्फ्लिक्ट पहले मैं म्यांमार में बनाता हूं, उसके कारण मैं लोगों को थोड़ा बांग्लादेश भी भेजूंगा, थोड़ा मणिपुर भेजूंगा, थोड़ा मिजोरम भेजूंगा। उनमें से कुछ लोग है ना वो अल्ट्रास होंगे, दे विल बी फाइटर्स, उनके पास गन्स होंगे, वेपन्स होंगे। इसके साथ उनके साथ जो हेल्पर्स हैं, जो ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं, वो एक तरीके से पाउडर का बिजनेस करेंगे। कुल मिला के एक सप्लाई चेन बनता है, एक कॉन्फ्लिक्ट इकोनॉमी का सप्लाई चेन, और इसलिए इसे तोड़ना बहुत जरूरी है। ओवर 40,000 refugees from Myanmar based in 60 camps set up in Mizoram, says राज्यसभा एमपी। अब जरा सोचिए, राज्यसभा के एमपी जाके चिन कैंप्स में जाके ये बोलते हैं कि चिन एरियाज ऑफ म्यांमार इनको ज्वाइन कर लेना चाहिए भारत को, चिन एरियाज को ज्वाइन करना चाहिए भारत को। ये इतने वोलेटाइल रीजन्स बन चुके हैं। ये आप बॉर्डर्स देख रहे हैं ना, भारत के बॉर्डर्स देख रहे हैं, भारत के बॉर्डर्स के पड़ोस में आपको कोई बॉर्डर ही नहीं है। किसी को ये नहीं पता कौन सा स्टेट है, कौन सी कम्युनिटी कहां रह रही है, कौन कंट्रोल में है, क्या जो कंट्रोल में है वो अगले 3 महीने बाद कंट्रोल में रहेंगे, कौन कौन खेल रहा है, क्या बांग्लादेश, पाकिस्तान, चाइना, अमेरिका, भारत, सबके यहाँ पे अपने अपने इंटरेस्ट हैं, सब अपने गेम्स खेल रहे हैं। साथ में व्लादिमीर पुतिन भी है, पूरा वेस्ट है, नाटो है। अब आप जरा सोचिए कि इतनी कॉम्प्लेक्स रियलिटी में आपको यहाँ पे रेयर अर्थ मिनरल्स, रेयर अर्थ मैग्नेट्स भी मिलेंगे। आपका यहाँ पे चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर, मल्टीपल पोर्ट्स बन रखे हैं, मल्टीपल पोर्ट्स बन रहे हैं, ट्रंक लाइंस बन रहे हैं, ऑयल पाइपलाइंस, गैस पाइपलाइंस। इतना सब कुछ होने के बावजूद यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट है, पाउडर की बहुत बड़ी इकोनॉमी है और ये भारत के बिल्कुल प्रॉक्सिमिटी में है। मतलब याद रखिए, अगर आप भारत के नॉर्थ ईस्ट में हैं और म्यांमार में कोई बवाल है तो आप कितने भी डीप, आप असम में क्यों ना रहें, आप अरुणाचल में क्यों ना रहें, पाउडर अब तक पहुंच जाएगा और यह कॉन्फ्लिक्ट अब तक पहुंच जाएगा। और इसलिए बहुत डेंजरस है। मणिपुर 2 साल से चल रहा है। नागालैंड में हमेशा से इंसर्जेंसी रही है। पीस एंड ट्रैंक्विलिटी हर जगह मेंटेन करना जरूरी है। साथ ही साथ मिजोरम में आपने 40,000 लोग घुसा दिए हैं। त्रिपुरा में सबसे बड़ी इशू यह है कि इंडिजिनस पॉपुलेशन श्रिंक करते जा रही है, बांग्लादेशियों की संख्या बढ़ते जा रही है और इसके कारण एक कहीं ना कहीं सोशल टेंशन बना रहता है। असम में आज की टेंशन देखिए, खुले आम बोला जा रहा है। खुद चीफ मिनिस्टर ओपनली बोल रहे हैं, भाई thousands, lakhs and crores of people have already infiltrated असम, और जो डेमोग्राफी चेंज कर चुके हैं। और याद रखिए, जब इसे आप डॉट्स को आप कनेक्ट करते जाएंगे, है ना, नेपाल बॉर्डर से, सिलीगुड़ी कॉरिडोर से, इंडिया के वेस्ट बंगाल बांग्लादेश बॉर्डर पे, असम के बॉर्डर पे, मेघालय के बॉर्डर पे, तो आपको एक ही चीज समझ आएगी कि भाई हर जगह बांग्लादेश पेनिट्रेट कर रहा है और ये एक डिजाइन के साथ पेनिट्रेट कर रहा है। अब सोचिए, प्राइम मिनिस्टर मोदी तो गए हैं और वो वापस रिटर्न कर जाएंगे, बट यहां पे इंडियन एयरफोर्स एक मेगा 21 दिन की एक्सरसाइज अनाउंस कर देती है। नो टाइम इज इशूड। तो बांग्लादेश एक फ्रंटियर बन सकता है, म्यांमार एक फ्रंटियर बन सकता है। नेपाल में जो क्राइसिस हुई है, हर चीज एंड में आप सोचिए, यहां पे नेपाल है, नेपाल एक साइड से, हर जगह क्राइसिस हो रही है। ऑल गेम्स they are encircling the सिलीगुड़ी कॉरिडोर। जस्ट थिंक अबाउट इट। इसे बहुत गौर से सोचिए कि क्यों होता है कि बांग्लादेश में पहले क्राइसिस होती है, कोई इंटरिम गवर्नमेंट बनती है, इलेक्शन कभी होते नहीं है, बट इसके बीच में लाल मुनीर हाट में कोई बेस बनाना है, इसकी बात होने लगती है। खाना पीना नहीं है, पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं, बट लाल मुनीर हाट में एयर बेस बनाना है, दैट इज ऑफ स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस। कॉक्स बाजार में किसके वेसल्स आ रहे हैं? पाकिस्तान के। थिंक अबाउट इट। उसी तरीके से हमें ये मेजर जनरल राणा डे साहब के साथ जब पॉडकास्ट कर रहा था तो मैं उनसे एग्जैक्टली यही बात कह रहा था, एग्जैक्टली यही क्वेश्चन था मेरा कि सर, और आप इसे एनालाइज करिए कि सर, हम बोलते हैं कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर 20 किलोमीटर का है, तो 20 किलोमीटर तो ये पतला सा नेक है, द नेक इज ओनली 20 किलोमीटर, ओके। बट एक्चुअली में तो ऐसा नहीं है। एक्चुअली में तो ये नेपाल है, नेपाल में मदेसीज रहते हैं, वहां पे हमारा अच्छा नेटवर्क है, साथ ही साथ पूरा नेपाल, भारत और नेपाल ये तो भाई बंधु है। तो मतलब एक तरीके से ये हमारे लिए एक बफर हो गया। तो ये बफर की अगर आप लेंथ देखेंगे तो इजीली ये 100 किलोमीटर प्लस होगा। 100 किलोमीटर प्लस 20 किलोमीटर, तो आपके पास तो टोटल जो बफर है, चाइनीज बफर फ्रॉम दिस डायरेक्शन, ये 150 किलोमीटर तक का हो गया। ऑपोजिट साइड में आप देखिए तो आपका जो सबसे लोएस्ट पॉइंट है वो चुंबी वैली है। यहां से भी अगर आप कैलकुलेट करेंगे इजीली इट विल बी 60 to 80 किलोमीटर।
तो फिर भी हमारे पास काफ़ी बड़ा बफर है। एंड साथ ही साथ मैंने एक और क्वेश्चन पूछा कि सर ऐसा भी तो होगा कि नेचुरल सी बात है कि आपको पता है यहाँ पे चुंबी पे हिट कर सकते हैं, तो आप भी तो कोशिश करेंगे ना कि भाई हम सिक्किम में अपनी एक स्ट्राइक और एक भूटान में अपनी एक स्ट्राइक को रखेंगे। कहीं से भी स्ट्राइक किया कि ये जो ट्रायंगुलर एरिया है, अगर इसमें ट्रूप्स घुसते हैं, कोई मूवमेंट होती है, तो विल कट देम ऑफ। सिंपल सी बात है। बट उसके बाद और भी थ्रेट्स हैं, मिसाइल थ्रेट्स हैं। इस रीजन में एक साथ बॉम्बार्ड कर दिया जाए जिस तरीके से मास प्रोड्यूस कर रहा है चाइना, है ना? या फिर किसी रेबल फोर्सेस को खूब सारे ड्रोन्स दे दिए जाए। थिंक अबाउट इट। तो इस पूरे रीजन पे एक क्वेश्चन पूछा तो उन्होंने कहा कि भाई बात सही है, बफर है, बट एनी विच वे वी हैव टू ओनली अज्यूम द 20 किलोमीटर दैट वी हैव। बफर है वो बहुत अच्छी बात है। और आप देखिए ये क्वेश्चन मैंने लगभग 15-20 दिन पहले पूछा है। नेपाल में क्या हुआ उस टाइम से, जब बात हो रही थी मोनार्की बनने की, उस टाइम से मैं कह रहा था भाई इनस्टेबिलिटी है। और इनस्टेबिलिटी क्यों है? क्योंकि कभी चाइना के गोद में, कभी अमेरिका के गोद में, ये लोग अपने लिए डेवलपमेंट नहीं कर रहे। बट इसका सोल्यूशन अपने होटल्स को जलाना और रोड पे लोगों को मार देना, प्राइम मिनिस्टर की एक्स वाइफ्स को जला देना, दिस इज नॉट द सोल्यूशन। ये याद रखिए, ये जर्मन मॉडल, ये एनार्किस्ट मॉडल, ये दिल्ली ने ट्राई की है। दिल्ली ने बिल्कुल खुल के ट्राई की है। ये प्रोटेस्ट कल्चर, ये एनजीओ कल्चर, और ये घिनौना है। अभी आप दिल्ली के सारे इलाकों में जाके गाड़ी ड्राइव करके देखिए, आज तक इतने बड़े गड्ढे हैं, और ये गड्ढे नहीं होते थे, दिल्ली में नहीं होते थे। इस एनजीओ सरकार से पहले कभी गड्ढे नहीं होते थे। इट वॉज इम्पॉसिबल। बट इन्होंने इतने रोहिंग्या बसाए, इतना बस्ती पे इनका वोट, पूरा वोट बैंक इन्होंने बस्ती पे बना लिया कि जितनी जितनी झुग्गी झोपड़ियां हम बनाएंगे, जितने इलीगल्स हम लेके आएंगे, अपना वोट बैंक बनाएंगे। एवरीवन वांट्स अ वोट बैंक, और इसी के चक्कर में डेवलपमेंट पीछे छूट जाता है। उसी तरीके से सोचिए, अगर इधर से प्रॉब्लम है, इधर में आपके अब वापस से एनजीओ वाले आ चुके हैं, इधर एनजीओ वाले हैं, दो साइड में एनजीओ वाले हैं, वही फॉरेन फंडिंग एटसेट्रा, वो सारा ऑपरेशन करके आए हैं नेपाल एंड बांग्लादेश में। तो अब आप बताइए, यहां लालमुनिरहाट और यहां नेपाल, तो सिलीगुड़ी के लिए चीजें और सीरियस होती जा रही हैं। कुछ लोग मुझे बोलते थे सिलीगुड़ी पे इतनी वीडियो क्यों बनाते हो? शायद नहीं बनाता, ये सारी चीजें नहीं होती, मतलब आई डोंट नो, ऐसा थोड़ी ना होता है। दिन का गेम कुछ चल रहा था, वो आहट आ रही थी, वो आहट कभी मणिपुर में आती है, वो आहट कभी त्रिपुरा में आती है, कभी मिजोरम में आती है, कभी वो रखाइन कॉरिडोर में आती है। कहीं ना कहीं पकड़ना चाह रहे, पकड़ा जाए एक बार भारत, और इसलिए प्राइम मिनिस्टर का यहां विजिट करना। आप देखिए 21 दिन का इसके साथ भारत और मूव्स कर रहा है। इंडिया म्यांमार आर्मीज डिस्कस मेजर्स टू एनहांस डिफेंस कॉपरेशन। जीओसी ईस्टर्न कमांड के लेफ्टिनेंट जनरल साहब ये अपने पीयर से मिल रहे हैं, मतलब हम हुंता से डायरेक्टली कोलैबोरेट कर रहे हैं, बट साथ ही साथ हम सारे जो रेबल्स हैं उनके साथ भी बातचीत कर रहे हैं। मतलब एक बॉर्डर को हम बिल्कुल शांत रखना चाहते हैं, म्यांमार बॉर्डर को हम सिक्योर करना चाहते हैं, इसलिए हम दोनों साइड से बात कर रहे हैं। अरक्कन आर्मी से भी बात करते हैं, चीन से भी बात करते हैं, चीन के अलग अलग फैक्शंस हैं उनसे भी बात करते हैं, मिलिट्री हुंता से भी बात करते हैं, ताकि म्यांमार कहीं ना कहीं इस वोलेटाइल कॉन्फ्लिक्ट में ना पड़े, क्योंकि अमेरिका और चाइना लड़ रहे हैं म्यांमार में। इसके बाद देखिए आप जरा इमेजिन कि ये सारी चीजें अगर आप ध्यान से देखें, तो वीडम इंस्टीट्यूट का एक रिपोर्ट आया था। ये रिपोर्ट था कि भारत में डेमोक्रेसी खराब हो रही है, डेमोक्रेसी इज बैकस्लाइडिंग। उस टाइम में मैं सिविल सर्विसेज का एक फैकल्टी था, तो मुझे ये बेसिक बातें पता थी कि हाउ एनजीओज एंड फ्रंट्स वर्क। तो जब एनजीओ और फ्रंट्स वो काम करते हैं, तो ऐसे ही फेक फोनी रिपोर्ट्स पब्लिश होते हैं। तो आप इनका अगर बेसिक बैकग्राउंड चेकअप करिएगा तो आपको समझ आ जाएगा इनकी फंडिंग कहां से आती है, एंड फंडिंग टेल्स ये रिपोर्ट कैसे निकालेंगे। पैरेलली मैं ये पढ़ रहा था कि भारत और बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के रिश्ते अच्छे नहीं चल रहे, भारत बहुत सारी चीजें नहीं मान रहा, बहुत आत्मनिर्भर मेक इन इंडिया कर रहा है, मतलब डेमोक्रेसी होते हुए चाइना की तरह बिहेव करने की कोशिश कर रहा है व्हेन इट कम्स टू मैन्युफैक्चरिंग। तो भारत काफी सेल्फिश हो रहा है, रादर इंडिया को अपनी मार्केट खोल के छोड़ देनी चाहिए गोरों की कंपनी के लिए। तो एक बहुत बड़ा प्रेस पॉइंट था कि भाई आप सोशल मीडिया पे कोई रेगुलेशन मत करो, किसी पे कोई रेगुलेशन मत करो, ई कॉमर्स पे कोई रेगुलेशन मत करो, हमारी कंपनीज आएंगी, अपना सामान बेचेंगी, आप अपने फार्मर्स को भी है ना और गरीब कर दो, हम अपना मतलब डंपिंग करेंगे आपके पास। ये सारी प्रॉब्लम्स पे भारत रेजिस्ट करता है, जैसे ही तो रेजिस्ट करता है तो नेचुरल सी बात है ये एनजीओ इफेक्ट्स होना शुरू हो जाता है। जब भारत में कुछ नहीं हो पाता, ये वीडेम करके होता है, कोलिशन गवर्नमेंट फॉर्म हो जाती है बहुत अच्छे से। मतलब अगर आप इसे बाद में कभी 5-10 साल बाद स्टडी करिएगा, तो जो पिछला लोकसभा इलेक्शन है, इट विल बी अ केस स्टडी कि कैसे भारत की डेमोक्रेसी में एक्चुअली में वोट चोरी हुई थी। और ये वोट चोरी कैसे होती है, एसेंशियली इन्फ्लुएंस कैंपेन, नैरेटिव बिल्डिंग, बहुत स्मार्ट स्ट्रैटेजी से होती है। मीम वॉरफेयर करते हैं ये लोग, थिंक अबाउट इट, वेरी स्मार्ट।
ठीक है। और इसमें कहीं ना कहीं आपकी जो ग्रीवेंस को नहीं सुनने की आदत होती है, ऐसा नहीं होता कि आप बिल्कुल पाक साफ हैं और आके कोई गेम खेल लें। हमेशा आपको अपनी भी देखनी पड़ेगी कि आप खुद से वो ग्रीवेंसेस इस टाइम में नहीं सुन रहे। बड़े सारे लीडर्स राउडी और प्राउडी हो जाते हैं। तो लोकल लेवल पे जब आपको ग्रीवेंस रिड्रेसल नहीं मिलता और एक डिटैचमेंट हो जाती है लोगों की, तो क्या हुआ, आपके जो नंबर्स हैं वो कम हो गए। सो मच सो कि अयोध्या में सीट हारना पड़ा। तो ये जो प्रेशर बना और ये जो कोलिशन गवर्नमेंट की तरह एक तरीके से आपको दिख रहा था, अलायंसेस फॉर्म हो रहे थे। ये अलायंसेस तभी फॉर्म होते हैं जब बीच में कोई फेविकॉल डालता है, कोई पैसे डालता है। तो पैसे भारत के आसपास भी डले, भारत के अंदर भी डले, इलेक्शन में भी डले। जब भारत में इलेक्शन में इतना बड़ा सक्सेस नहीं मिला गोरों को, तो उसके बाद ये आ गए बांग्लादेश पे। उसके बाद ये बांग्लादेश पे आए और अब ये नेपाल पे आ गए। और सारे डॉट्स आके कहां कनेक्ट हो रहे हैं? सारे डॉट्स आके कनेक्ट होते हैं सिलीगुड़ी पे। इसीलिए ये एक ग्रेव थ्रेट है। नो टाइम नहीं, ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 की जरूरत है। सिलीगुड़ी का एक्सपेंशन योजना के ऊपर अब बहुत सीरियस डिस्कशन की जरूरत है कि भाई देखिए, अब इसके ऊपर डिस्कस मत करिए, अब काम कर दीजिए। हाउ नेपाल इज फॉलोइंग बांग्लादेश स्क्रिप्ट लाइन बाय लाइन। दीज आर रिटन स्क्रिप्ट्स। पढ़े लिखे लोग, 50-60 अच्छे बुढ़े, उसमें से सम ऑपरेटिव्स आराम से बैठ के एकदम कोजी कॉर्नर में कॉफी पीते हुए ये सारी स्ट्रैटेजीज बनाते हैं, हाँ, विदेश में ही। और उसके बाद काम दे दिया जाता है यंग ऑपरेटिव्स को कि आप जाके अब काम करिए। थिंक अबाउट इट। और ये गेम्स एंड में क्या रिजल्ट करते हैं? नेपाल के बच्चों को आज लग रहा होगा कि उनको डेमोक्रेसी मिल गई है, बांग्लादेश के बच्चों को भी लगेगा कि उनको डेमोक्रेसी मिल गई है। भारत में अनफॉर्चुनेटली ऐसा किसी स्टेट में भी हो जाए तो वहां पे कुछ दिन तक हमें लगेगा कि हमें डेमोक्रेसी मिल गई। डेमोक्रेसी नहीं मिली है। जो बड़े लोग हमें कठपुतली की तरह खेलते हैं, उन्होंने बहुत बड़ा गेम बाहर से कर दिया है। मतलब आपकी कंट्री की डेमोक्रेसी को बिल्कुल स्ट्रिंग्स के साथ नचाया जा रहा है। तो ये स्क्रिप्ट होता है। अच्छा, इसके साथ आप देखिए ट्रेंड क्या हो रहा है। अब बांग्लादेश तो हो गया, तो बांग्लादेश होने के बाद आप देखेंगे ना कि यू नीड टू लर्न द हिस्ट्री, है ना। अब तो हिस्ट्री हो गया कि वो जो हो गया बांग्लादेश में, होने के बाद क्या हुआ? रेडिकलाइजेशन, वाइल्ड जहर, माइनॉरिटीज के अगेंस्ट, क्रिश्चियंस, हिंदू, बौद्ध, सबके ऊपर वायलेंस, दुर्गा पंडाल में वायलेंस। अब देखिए कितने बेशरम वाले स्टेटमेंट दिए हैं कि दुर्गा पूजा में क्या होता है कि भाई यहां पे ड्रग और लिकर का पान होता है। दुर्गा पूजा में वो जो पंडाल वगैरह होता है, सेलिब्रेशन होता है, उसके बारे में ये बोला जा रहा है। और आप क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं, क्योंकि ये कठपुतलियां बाहर से कंट्रोल्ड हैं। क्यों कंट्रोल्ड है? आपके ऊपर प्रेशर बनाना है। इसीलिए मणिपुर, मिजोरम ये हॉटस्पॉट्स हैं। इसके साथ एक और शत्रुबोध में कमी। बहानीबाजी हम कितनी भी करें, हम कोई भी रीजन, कोई भी लॉजिक लगा दे, 2 पॉइंट कम हो जाते, हमें हारा हुआ दिखा दिया जाता। अरे भाई नहीं खेलो ना, क्या हो जाएगा? बेंड द रूल्स। अरे डोंट पार्टिसिपेट, जस्ट डोंट पार्टिसिपेट, से नो, नहीं नहीं नहीं, पॉइंट टेबल ही नहीं खेलना, हमें पॉइंट नहीं खेलना। और बोलिए, एक आध एशिया कप मिस हो जाएगा तो क्या हुआ? अच्छा, आप मुझे एक ऑनेस्ट आंसर दीजिएगा, एक एशिया कप या इंडियन सोल्जर्स? सच बोलिए, बिल्कुल ऑनेस्टली बोलिए। एंटरटेनमेंट होता है, आई अंडरस्टैंड, क्रिकेट पसंद है, आई अंडरस्टैंड, सबको पसंद आता है। बट जब आप, और मैं आपको ये कहानियां बताता हूं, ये सिर्फ वो कहानी नहीं है कि एक एनकाउंटर हो रहा है जम्मू कश्मीर में, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है कि मणिपुर की क्या स्थिति है। ये आपको ये समझना पड़ेगा कि कहीं पे भी इंडिया में बवाल है, इनका हाथ है उसमें। आपको ये समझना पड़ेगा। ये इमेजेस देखिए, आपको इतनी जल्दी हम अपनी कहानियां भूल जाएंगे? वैसे भी हम अपनी हिस्ट्री भूल चुके हैं। नौखाली नहीं पता हमें, हमें बिल्कुल नहीं पता डायरेक्ट एक्शन डे क्या होता है, नहीं पता हमें क्रिकेट खेलना है। तो दीज आर वेरी सीरियस इश्यूज। बीसीसीआई ने समझ लिया इस चीज को, कहा कि भाई हमें एकदम इनविजिबल रहना है, हमारे कोई भी फंक्शनरी दिखने नहीं चाहिए। अगर इंडिया मैच जीत गया तो बस हमारे फंक्शनरी बाहर आएंगे। इतना पब्लिक एंगर है, एंगस्ट है। आप में से बहुत सारे लोग फैक्ट चेकर हैं, सेकुलरिज्म के नाम पे माइनॉरिटी अपीजमेंट के ट्वीट्स करते हैं। मैं जानता हूं, चरित्र से आपको पता है आप झूठ बोलते हैं, आप में एथिकल कंडक्ट नहीं है। आपके लिए मैं ये प्रेजेंटेशन आपको एक बार रिवाइज कराना चाहता हूं। दिल्ली पुलिस 5 अरेस्ट करते हैं। क्या करने वाले थे? आईडी वाईडी ब्लास्ट करने वाले थे। तार कहां जाके मिलते हैं? पाकिस्तान में। पाकिस्तान लिंक्ड है, स्नैप्ड, ठीक है। स्पेशल सेल उठाती है, RNAWIB, जितनी इंटेलिजेंसीज हैं सबका फ्यूजन सेंटर है। अच्छा, ISI के मेंबर्स कहां विजिट करते हैं? ढाका। क्यों भाई? दे विल अटैक इंडिया फ्रॉम ईस्ट, ठीक है। ये भी आपको नॉर्मल लग रहा होगा, सब कुछ नॉर्मल है। पहलगाम से पहले नेपाली स्पाई, स्लीपर सेल, पाक्स, ISI, बिग टेरर प्लॉट बिफोर पहलगाम अटैक।
ये भी आपको नॉर्मल लग रहा होगा। इसके बाद देखिए, आईएसआई स्पाई रिंग अरेस्टेड, नेपाली मैन अरेस्टेड फॉर सेंडिंग इंडियन सिम कार्ड्स। बिल्कुल नॉर्मल, भाईचारा है, यही तो है डिप्लोमेसी। और फिर हम एक और नैरेटिव बना लेंगे, इंडिया की डिप्लोमेसी फेल हो गई यार, पाकिस्तान के साथ डिप्लोमेसी है ही नहीं। ये पूरा आप देखिए ओवर्ट कोवर्ट गेम चल रहा है, एक साइड में आर्म्ड फोर्सेज, एक साइड में इंटेलिजेंसीज, आप क्या बात कर रहे हैं? उसके बीच में आप और हम और कुछ बिजनेस इंटरेस्ट, वो ये कैसे कह सकते हैं कि हमें थोड़ा पैसा कमाने दो? हमारे पॉलिटिशियंस को अब समझना पड़ेगा। पीपल अंडरस्टैंड, आप कब तक झूठ बोलोगे? मतलब टिल व्हाट टाइम कैन वी लाई? क्या आज भारत में वो पावर नहीं है कि हम एशिया कप को बेंड करा देंगे, बेंड करा देंगे, घुटने पे बिठा देंगे? बिल्कुल है। आपको पता है, मुझे पता है। अनफॉर्चुनेट है। पिस्टल, पिस्टल की फैक्ट्री सेट करनी है, इंडिया में पिस्टल्स प्रोवाइड करना है, ठीक है। डीआरडीओ के गेस्ट हाउस मैनेजर को, उसको आपको स्पाई बनाना है, ठीक है भाई। आईडी ब्लास्ट कराना है आपको जम्मू में, पंजाब में। उसके बाद बब्बर खालसा नेटवर्क चलाना है, ठीक है। चांगुर बाबा नेटवर्क क्रिएट करना है, धर्मांतरण करना है, ठीक है भाई। यूट्यूबर भी आपने नहीं छोड़े, और जहां पे वो यूट्यूबर जो थोड़ा प्रो पाकिस्तान नो सेकुलर यूट्यूबर्स हैं, सच नहीं बोल पाते, बस उनको सच बोलने, ऐसा नहीं है कि वो खराब लोग हैं, नहीं, सच नहीं बोल पाते। और फिर कुछ एक दूसरे कैटेगरी के हैं जो ये बोलते हैं कि हम फैक्ट बताते हैं, हम सच बताते हैं, पैसे कहां से लेते हैं? सोचिए जरा, भारत कॉम्प्रोमाइज्ड है, हमें समझना पड़ेगा। और उसके बाद आप ये इमेजेस देखिए, यू विल फील नाइस कि भाई एक साइड से आप ये सारे इलीगल काम देख रहे हैं, आप एक साइड से सिंपल लोगों को देखेंगे भारत का झंडा लेके खड़े हैं, भारत के प्रधानमंत्री आ रहे हैं, उनका स्वागत कर रहे हैं। यू विल फील नाइस कि नॉर्मल पीपल ऑफ इंडिया आर गुड। व्हेन इन पावर, व्हेन इन पोजीशन, दे गो क्रेजी। इतने इंटरेस्ट, इतना कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, सीरियस क्वेश्चंस। इसके अलावा देखिए, भारत के बच्चों को ये बात समझ आनी चाहिए। आपको लगता है भारत छोड़ के चले जाएंगे, जर्मनी में सेटल हो जाएंगे, जर्मन मॉडल के यूट्यूबर बनेंगे? क्या होगा ये? एक बच्ची के साथ क्या हो रहा है देखिए, 20 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म होता है, सिख वुमन है ना, उसके साथ, और उसके बाद बोला जाता है उसको कि गो बैक टू योर कंट्री। दे डू नॉट अंडरस्टैंड। देखिए, गोरे आपको ये नहीं समझ रहे कि आप आंध्र प्रदेश के हो, आप मराठी बोल रहे हो, आप हिंदी बोल रहे हो, तमिल बोल रहे हो, तेलुगु बोल रहे हो, पंजाबी बोल रहे हो, आप मिजो बोल रहे हो। दे डोंट गिव एनी क्रीडेंस टू दिस, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। 20 साल की लड़की है ना, इन 20s, दुष्कर्म, रेशियली अब्यूज्ड इन यूके। वाओ, दुनिया की सबसे अच्छी डेमोक्रेसी, यूएस एंड यूके। अब चलिए ये देख लीजिए, डालस, इंडियन ओरिजिन मैन बिहेडेड एट मोटेल इन फ्रंट ऑफ वाइफ एंड सन, सस्पेक्ट अरेस्टेड। ये तो वीडियो इसकी डिलीट कर दी ट्विटर ने। मैं ट्विटर को फ्री स्पीच का स्पेस समझता था। ये कैसी कहानी है? किसे पता था ये सब होना है? तो आप कर्नाटका के हों, तमिलनाडु के हों, या आप दिल्ली के हों, डजंट मैटर फॉर देम। अनफॉर्चुनेट रियलिटी ये है कि यहां पे भी भारत की गलती है। आज भारत में ऐसा सिस्टम बन रखा है, टैलेंटेड लोगों को बाहरी कंपनियां ही अब्सॉर्ब करती हैं, हमारी इंडियन कंपनीज इतनी सैलरीज नहीं देती। इसके अलावा क्या प्रॉब्लम है? इतने हम जॉब नहीं क्रिएट कर रहे। क्यों नहीं हम कुछ स्ट्रिक्ट लाइंस, एक कोड बना सकते हैं अपनी सारी कंपनीज के लिए? यू विल नॉट हैव एनी बिजनेस विद पाकिस्तान, यू विल डायरेक्टली इनडायरेक्टली नॉट हैव एनी रिलेशंस विद पाकिस्तान, यू विल एम्प्लॉय एज मेनी पीपल एज अ पॉसिबल, टैक्स इंसेंटिव विल बी गिवन टू यू ऑन द बेसिस ऑफ जॉब्स यू क्रिएट। सोचिए क्या गलत कहा। Why can't we hire the top Indian talent? क्यों हमारे IITians बाहर जा रहे हैं? क्यों हमारे लोगों के साथ ये बाहर हो रहा है? मैं बोलता हूं ना, इंडिया फॉर इंडियंस, ये कन्वेयर बेल्ट बना दिया गया है। एलीट इंडियंस वांट टू प्लेस देयर किड्स, टॉप ब्यूरोक्रेट्स देख लीजिए, टॉप पॉलिटिशियंस देख लीजिए, अक्रॉस पार्टी लाइंस अपने बच्चों को प्लश प्लश सोसाइटी में लुई विटॉन, अरमानी में डुबा डुबा के, खंगाल खंगाल के ऑक्सफोर्ड में भेजते हैं, वहां पे फेल होके आते हैं, जिंदगी भर के फेलियर को वापस आके पॉलिटिशियन बना दिया जाता है। थर्ड क्लास स्टूडेंट, फोर्थ क्लास एक्सपीरियंस के साथ इंडिया के टॉप पॉलिटिशियन, हाँ, प्लेस किया जाता है। उसके बाद उनकी शादी स्ट्रेटेजिकली कराई जाती है पॉलिटिकल पावर के लिए। आप इनके वेकेशंस देखिए,
नेपाल में एक बात बहुत अच्छी निकल के आई, नेपो किड्स, और इससे भारत को सच में सीखना चाहिए, बहुत अच्छे से सीखना चाहिए। अगर आपकी तनख्वाह लाख रुपए है, 70,000 है, 2 लाख है, 2.5 लाख है, आप कैबिनेट सेक्रेटरी लेवल के हैं, तो आपके बच्चे अमेरिका कैसे गए? 2-2, 3-3, वो वहां अपार्टमेंट रेंट करके कैसे रहते हैं? वो वहां पे मेड कैसे हायर करते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि उन्हीं को फॉलो करके नॉर्मल हार्डवर्किंग इंडियंस वो ये सोचते हैं यहां पे जॉब में हमारे बच्चे परेशान होंगे, चलो कुछ किस्तें लगा लेते हैं, किसी क्रुक के चक्कर में फंस जाते हैं, अपने बच्चे को भेज देते हैं, अपनी बच्ची को भेज देते हैं। क्या होता है? वहां चाचा रहते हैं, चाचा मदद कर देंगे, बेटा ऐसे करके जॉब वॉब हो जाएगी, वहां से सेट कर लो, कुछ वहां पैसे कमा लो। क्यों? क्योंकि अंदर में हमारी जो टॉप पॉलिसी मेकर्स हैं वो सेम सप्लाई चेन फॉलो करते हैं, बट वो एलिट हैं, उनके सारी चीजें बनी हुई है। अगर यूएस में दुकान बंद होगी तो वो यूके चले जाएंगे, जर्मनी भेज देंगे बच्चों को, उनके बच्चे फेल हों कोई फर्क नहीं पड़ता, दे हैव मेड द मनी। बट नॉर्मल इंडियंस के साथ क्या हो रहा है? somebody who is living the dream also, मान लीजिए at 50 year old है ना, you are 41 year old, you are 45 year old, you are 50 year old, आप अपनी फैमिली के साथ वहां रह रहे हैं। serious questions that we need to ask, where we are going wrong। मुझे एक ही जगह दिखता है, इंडिया की ब्यूरोक्रेसी में मैसिव ओवरहॉल की जरूरत है, और यह जरूरत कल थी, 1 हफ्ते पहले हो जानी चाहिए थी, 10 साल पहले हो जानी चाहिए थी, आज तक नहीं हुआ। इसे ओवरहॉल करो, इसे काटो पीटो, इसमें सेलो टेप मत लगाओ। सेलो टेप लगाते लगाते ये सड़ चुका है, इतना सड़ चुका है कि हमारे इंटरेस्ट्स जो हैं, जैसे इंडिया के जो प्राइमरी इंटरेस्ट हैं, उनको तक हम कॉम्प्रोमाइज करके बैठ जाते हैं। वरना हमने सर्विस सेक्टर बनाया, हमने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर बनाया, बट हमने माइंड से नहीं बनाया। ऐसा बनाना था कि 3 इंपॉर्टेंट यूएस के सेक्टर आज इंडिया पे डिपेंडेंट होते। मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं 50% टैरिफ किया, 5% टैरिफ नहीं लगता। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। एज ऑलवेज, जय हिंद, जय भारत।